एवरीवन। तो कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि किशनी जो है एक पात्र है इस कहानी की। खानाबदोश कहानी पढ़ा रही हूँ मैं आपको। और किशनी अब मजदूरी का काम छोड़ के ईटा भट्टे में काम नहीं कर रही है। और अब वो कहाँ पे काम कर रही है? अब वो दफ्तर में काम कर रही है। ठीक है। तो महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। महेश कौन है? किशनी का पति। क्योंकि जो किशनी है वो महेश के साथ ईटा भट्टे में काम किया करती थी। सूबे सिंह की नज़र उस पर पड़ गई और उसके बाद उसने उसे अपने दफ्तर में काम पे रख लिया। और महेश कुछ नहीं बोल सका। वो बड़ा चुप रहने लगा, गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किशनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। तो किशनी कैसी थी? सांवले रंग की थी, हिष्ट पुष्ट उसका शरीर था, दुबली पतली नहीं थी। वो अपने पति के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। दफ्तर में ही ज़्यादातर वो रहती थी और खूब हंसा करती थी, आवाज़ बाहर तक आती थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहाँ से लौटना मुश्किल था। तो महेश ने उसे समझाया था, इस तरह से दफ्तर और आदमी के पास जाकर काम मत किया करो, तुम हमारे साथ काम करो, लेकिन किशनी नहीं मानी। भट्टे की ज़िंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते हुए चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस ज़िंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास हो जाता था। तो भट्टे की ज़िंदगी बिल्कुल अलग लगने लगी थी। अब गांव के लोग वहाँ पे रहने लगे थे, तो गांव जैसा माहौल भी हो रहा था और खाने की महक जो है वहाँ की नीरस ज़िंदगी में एक अच्छी खुशबू घोल देती। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खा लेते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार बनती थी, वो रोज़ के खाने में शामिल नहीं हो पाती थी। शाम होते ही हैंडपम्प पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह और उतना ही भीतर उतर जाती। तो ईटा भट्टा में काम करना इतना आसान नहीं होता। दिन भर की जो मिट्टी है वो स्किन के पोर्स के अंदर चली जाती। वो कोशिश करते हैं कि वह उसे धो दे, परंतु वह इस तरह से चिपकी रहती कि धोने पर वह और मांस के, यानी जो हमारे शरीर का मांस है, उसके अंदर चली जाती। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था और अब वो मिट्टी की महक जो थी वो शरीर के नस नस में बस चुकी थी। किशनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश की नशे की आदत डाल दी थी। तो महेश तो दिन भर अकेला रहता था। अब वो जो गार्ड रखा था सूबे सिंह ने, उसने क्या किया, पीने की आदत डाल दी। किसे? महेश को। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किशनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने ज़ोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज़ से गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी। तो किशनी और सूबे सिंह की कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। किशनी को सूबे सिंह ने एक ट्रांजिस्टर खरीद के दिया था और वो अपने झोपड़े में जब भी रहती तो ट्रांजिस्टर में गाना ज़ोर ज़ोर से बजाती थी और वहाँ पे बिल्कुल फिल्मी लहर आ जाती थी। ऐसे गाना जब बजता है तो लोग वैसे गाने के धुन में चले जाते हैं, तो गाना सुनकर वहाँ पे फिल्मी दुनिया का एहसास होने लगता। और उसका पति महेश वो दिन भर नशा करके झोपड़ी में पड़ा रहता था। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर के मालिक तक की बेचैन सांसों की राहत मिलती थी। तो जब बहुत कड़ी मेहनत वो करते, दिन रात भट्टे में जलती हुई आग के बाद जब भट्टा खुलता था, जे दिन रात वो कड़ी मेहनत करते थे भट्टे में, फिर वो ईंटें डालते थे और उसके बाद बंद कर देते थे। जलती हुई आग भट्टे के अंदर उस ईंटे को पकाने का काम करती। उसके बाद जब वो भट्टा खुलता था तो मज़दूर से लेकर के जो वहाँ के मालिक थे उनकी बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। अब भट्टे से पकी हुई ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। तो सुखिया और मानो ईंटा देखकर बहुत खुश हो जाते थे। वो पकी हुई लाल ईंटें उनको बहुत ही आकर्षित करती थी। खास करके मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की बनी हुई ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में एक बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा। ये ख्याल ही कुछ अजीब था।
यह ख्याल आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती, मतलब जब हम घर बनाते हैं तो उसमें कितनी ईंटें लगती हैं कि एक घर बन पाता है? बहुत, कई हज़ार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत, ये सब चीज़ें अलग से लगती हैं। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वो बेचैन हो उठी। उसके मन में अजीब सा ख्याल आने लगा उन ईंटों को देख करके। वो बेचैन थी और अपने ख्याल को वो बता भी नहीं पा रही थी। उसे खामोश देखकर सुकिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा, मतलब इंतज़ार कर रहा होगा। सुकिया के पीछे पीछे अनमनी सी ही चल दी थी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझकर रह गई थी। वो बार बार उन लाल ईंटों के रंग की ओर, उन ईंटों की ओर आकर्षित हो रही थी और उसके मन में उन ईंटों का ख्याल छा चुका था। झिंगोरों की झिन झिन और बीच बीच में सियारों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। तो रात भोर हो जाने पर भी थोड़ा हल्का रात रहता है, उस समय झिंगरों की जो झंझनाहट है, झिन की आवाज़ है, सियारों की आवाज़ है, वो रात में बिल्कुल सन्नाटे में एक स्याहपन सा, एक अजीब सा आवाज़ घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। तो रात का समय था, तो सभी जो थके हुए मजदूर थे वो सो चुके थे, परंतु मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। वह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। तो इन ईंटों से बना हुआ घर, बस उस घर के बारे सोच रही थी कि एक छोटा सा घर इन लाल लाल ईंटों से बना हुआ, और इस ख्याल में वो इस कदर खो गई। ये ख्याल इतना पुख्ता था उसके मन में, जहन में, कि नींद उससे बहुत दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छन कर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर के आसपास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। तो बिल्कुल भोर का समय हो चुका था और अब मानो को नींद आ रही थी। मुर्गे के बांग देने की आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, क्योंकि गांव बहुत दूर था। वो जंगल में ही ईंटे भट्टे में काम किया करते थे ना। सुबह के ज़रूरी कामों से निपटकर जब सुकिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वो परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छू कर देखा, माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया, इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है। सुबह ज़रूरी काम सारे निपटाकर सुकिया झोपड़े के अंदर देखता है कि मानो अभी तक सोई हुई है। उसका मन घबरा गया। उसने देखा कि बुखार तो नहीं है, बुखार नहीं है, पर क्यों सोई हुई है। उसने मानो को उठाया, इतनी देर तक क्यों सोई हो, तुम्हारे उठने का मन नहीं है? मानो बिल्कुल अनमनी से उठी, उसका मन नहीं था। कुछ देर तक यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुकिया को अखरने लगा। आज क्या बात है, जी तो ठीक है। तो वो उठने के बाद भी नहीं उठी, बड़े चुपचाप से बैठी हुई थी। तो सुकिया ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज उठने का मन नहीं कर रहा? मानो अपने ख्यालों में गुम थी, मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? तो उसके मन में जो ख्याल घूम रहा था, उन ख्यालों को वो चाहती थी कि वो बाहर ले आए। तो उसने अपने पति से पूछा कि क्यों जी, हम इस लाल ईंट से अपना घर नहीं बना सकते? मानो अपने ख्यालों में गुम थी। उसके बाद उसने जैसे पूछा तो मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा कि अरे, हम तो यहाँ मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, हम यहाँ नौकर हैं, हम अपने घर बनाने के बारे में कैसे सोच भी सकते हैं? उसे बड़ा आश्चर्य लगा। उसने आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। कल की बात वह भूल चुका था। सुकिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में न बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा और चले हाथी खरीदने। तो कल की ईंटों की बात तो सुकिया भूल चुका था। फिर उसने कहा कि नहीं, इतना आसान नहीं है पक्की ईंटों से घर बनाना। ये 2-4 रुपए में नहीं बनता है, बहुत से पैसे लगते हैं इसमें, और हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। गांठ में नहीं है पैसे, मतलब आपके पास पैसे तो है नहीं और आप चले वहाँ हाथी खरीदने, तो हाथी खरीदना इतना आसान नहीं होता। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा कि
1 महीने में हम इतने ईंटें बना लेते हैं, तो क्या हम अपने लिए, अपने घर के लिए ईंटें नहीं बना पाएंगे? या भट्टा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मज़दूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई भी हक नहीं है। सुकिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। तो सुकिया ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि यह भट्टा तो मालिक का है, हम तो यहाँ नौकर हैं, हम कैसे यहाँ पे अपना घर बनाने के बारे में सोच सकते हैं? ये ईंटें तो हम अपने मालिक के लिए बनाते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ पे मज़दूरी का काम करते हैं, इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक नहीं है। और सुकिया ने अपने मन में जो उठते हुए दबाव है उसको महसूस किया कि वाकई में जो उसकी पत्नी कह रही है वो उसे पूरा नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको यहीं तक कराती हूँ, बाकी की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।